A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. And today we are going to continue our chapter 5th of your geography book. And your chapter name is The Major Domains of the Earth. Under this topic, we have already covered lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. And today we are going to study about biosphere. Okay, so what is biosphere? The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water, and air. Okay, when land, water, and air interact and meet with each other, this is known as biosphere. ठीक है, जहाँ पे lithosphere, hydrosphere, and biosphere, that is land, water, and air. Sorry, lithosphere, hydrosphere, and atmosphere, that is land, water, and air. They meet with each other, interact with each other. This is known as biosphere. ठीक है? So it is the zone that life that is unique to this planet exists. अब देखिए, ये ऐसा जोन है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट होती है. ठीक है. अब बायोस्फीयर, लाइफ अगर वाटर ना हो या एटमॉस्फेयर ना हो या लैंड ना हो, तीनों में से कोई भी एक चीज ना हो, तो क्या ह्यूमन बीइंग्स, क्या एनिमल्स लिव रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं ना. सो दिस इज दैट जोन ऑफ लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट बिकॉज आवर लाइफ एग्जिस्ट इन दिस जोन. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge animals. All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. So there are so many organisms. ठीक है, जैसे कि आप एक छोटी चींटी से लेके या छोटे से एक बैक्टीरिया से ले, बैक्टीरिया जो हमें हमारी नेकेड आइज से दिखता भी नहीं है, उससे लेके वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है वेल, ब्लू वेल, वहां तक जितने भी मैमल्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, हम सब एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है. और बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पे हम रह सकते हैं, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं. ठीक है. हम सब वेरी करते हैं एक दूसरे से, कोई बहुत बड़ा है तो कोई बहुत छोटा है. ठीक है. किसी को कोई वाटर में रह सकता है तो कोई लैंड में रह सकता है, कोई फ्लाई कर सकता है तो कोई स्विम कर सकता है. तो ये सारी चीजें क्या है, हम वेरी करते हैं एक दूसरे से, बट हम सब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, लिंक करते हैं एक दूसरे से. और बायोस्फीयर नहीं होता तो हम सरवाइव नहीं कर पाते. सो लुक एट दिस पिक्चर. ये बायोस्फीयर का पिक्चर है. यहाँ पे लैंड देखो, दिस इज लैंड, आपका लिथोस्फीयर है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं. ठीक है. प्लांट्स हैं. तो ये वाला जो एरिया लैंड जो आप देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, लिथोस्फीयर, दैट इज लैंड. देखो रिवर यहाँ से निकल रही है, रिवर में देखो आप देखते हो फिश स्विम कर रही है, दैट इज. और फिर यहाँ पे लेक भी है. तो ये वाटर वाला जो एरिया है वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर. नेक्स्ट एटमॉस्फेयर. देखो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर की वजह से सन की जो हार्मफुल रेज आती है उससे हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं, हम ब्रीथ कर सकते हैं. लिविंग बींग्स डिपेंड भी एटमॉस्फेयर पे रहता है अपनी ब्रीदिंग के लिए. ठीक है. सो ये तीनों चीजें जब साथ में होती है, ठीक है, इंटरैक्ट करती है और मीट करती है, तो उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं. और हम सब छोटे से छोटे, देखो कितने सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे, बर्ड्स हैं, फिश हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है यहाँ पे, और हम बायोस्फीयर में ही रहते हैं. ओके. So the organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. Two ऑर्गेनिजम्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को. एक प्लांट किंगडम में हमने उसको डिवाइड कर दिया है, दूसरा हमने किस में डिवाइड कर दिया है, हमने डिवाइड कर दिया है उसको एनिमल किंगडम में. प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. ठीक है. ये लो फ्लावर बना दिया मैंने आप
के लिए। और चलो डॉग बना देती हूँ आप लोग के लिए, एनिमल किंगडम के लिए। देखो ये मैंने एक ट्रिक है जो मैंने सीखी थी डॉग बनाने की। लग रहा है डॉग। सो हमने 2 पार्ट्स में ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया है, दैट इज एंड प्लांट किंगडम एंड अनदर वन इज द एनिमल किंगडम. The 3 domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. 3 domains: land, water and air, that is lithosphere, hydrosphere and atmosphere. So जब ये तीनों डोमेन्स अर्थ के आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में कहीं ना कहीं इंटरैक्ट करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. ठीक है, अब देखिए हमारी नीड के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. फॉरेस्ट को कट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वुड चाहिए. वुड चाहिए, क्यों चाहिए वुड? कि हमें बर्न करने के लिए, ठीक है, हम जो खाना पकाते हैं, ठीक है, आज के टाइम पे तो हमारे पास एलपीजी गैसेस हैं, बट पहले एलपीजी गैस नहीं थी तो हम वुड को ही जला के क्या करते थे, चूल्हा जलाते थे, खाना बनाते थे. तो वुड को कट कर रहे हैं हमारी नीड्स के लिए, खाली खाना बनाने के लिए नहीं, वुड का और भी चीजों के लिए यूज होता है कि टेबल्स बनती है, चेयर्स बनती हैं, ठीक है, बहुत एलमीराज बनती है, बहुत सारे यूसेज है. हम लैंड को क्लियर करते हैं, किस लिए क्लियर करते हैं? कि हम एग्रीकल्चर कर पाए, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की जो एडिबल क्रॉप्स है वहां पे ग्रो कर पाए. जैसे एडिबल क्रॉप्स मतलब वीट, राइस, ऐसी क्रॉप्स जो हम खा सकते हैं, ठीक है. इससे हो सकता है कि सॉइल की जो स्लोप्स हैं, ठीक है, फास्ट लीड टू द फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स, की मतलब सॉइल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाए. बट हम ये अपने यूज के लिए कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड है. और नेचुरल कैलेमिटीज जैसे अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज में जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज होती है, नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, ठीक है. तो अर्थ के सरफेस चेंज भी हो सकते हैं इन नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से. One more example is there could be a submergence of land as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Island were submerged under water. बेटा देखिए 2004 में अंडमान एंड निकोबार इंडिया का आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, उसका एक पार्ट था इंदिरा पॉइंट, ठीक है, एक आइलैंड था, ये समझ लीजिए. वो 2004 में सबमर्ज हो गया था. सबमर्ज हो गया था मतलब कि पानी के अंदर ढह गया था, पानी के अंदर चला गया था. तो क्या होता है, कभी कभी कुछ पार्ट लैंड्स के सबमर्ज हो जाते हैं सुनामी के वजह से. और रिसेंटली कौन सा अभी हमने एग्जांपल देखा हुआ है, 2004 में इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था, जो अंडमान एंड निकोबार का पार्ट था. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. Now, जो हम वेस्ट मटेरियल, ठीक है, क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज में हम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में हम प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, बट जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको हम कहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेक्स में या फिर वाटर में, लेक्स में या रिवर्स में. तो उससे क्या है, जो भी हम पानी आपने पढ़ा था अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में, कि जो फ्रेश वाटर है वो कितना है हमारे पास, ओनली 2.5% है, उसमें भी 2% ग्लेशियर्स में है. तो 0.5% में रिवर्स, लेक्स आती है, और उसको भी हम क्या कर रहे हैं, हम पल्यूट कर रहे हैं, और उस वजह से वो वाटर जो है हमारे यूज के लिए हम यूज नहीं कर सकते, वो सूटेबल नहीं है हमारे यूज के लिए. और
उस पोल्यूशन से क्या है, जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, जो पानी के अंदर जीवन है, पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं या फिर प्लांट्स रहते हैं, वो उनकी लाइफ भी क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। So, emissions from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air. ठीक है, अब देखिए वाटर में केमिकल डिस्चार्ज हो रहा है या वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा है, उससे वाटर तो पोल्यूट हो ही रहा है। साथ में जो इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से जो एयर निकल रही है, या फिर आप बोल सकते हो जो हार्मफुल एयर निकल रही है, वो क्या कर रही है, या हार्मफुल गैसेस जो निकल रही है वो एयर को पोल्यूट कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2। CO2 क्या है, CO2 आप ये समझ लीजिए कि फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में लिखने का फॉर्मूला है CO2। It leads to increase in global temperatures. This is termed as global warming. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere. अब देखिए, जो इंडस्ट्रीज से आपकी गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस निकल रही है, वो हमारे एयर को भी पोल्यूट कर रही है। व्हीकल से जो हार्मफुल गैसेस निकलती है, वो भी क्या कर रहा है, एयर को पोल्यूट कर रहा है। और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट है एयर का। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एयर के। बट उसकी अगर आप ये समझ लीजिए, अगर उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एट द सेम टाइम CO2 क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि हमारा जो प्लैनेट है थोड़ा वार्म रहे। बट अगर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इससे ग्लोबल टेम्परेचर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बोलते हैं। इसलिए हमें जो रिसोर्सेज हम जो यूज कर रहे हैं अर्थ के, ठीक है, हमें उनको लिमिट करने, हमें लिमिटेड यूज करना चाहिए, जिससे कि हम जो नेचर का बैलेंस है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का, उसको मेंटेन कर सकें और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या है, उसे बचा के रखें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट biosphere. Thank you so much for joining the class. Please read the chapter carefully and approach to me if you have any problem. Thank you. Bye bye. Take care.